वेलकम बैक टू द ऑलिव ग्रिड चैनल एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी के PYQs। आज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है जिसमें हम CDS 2 2020 के क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। ओके, जिसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे ऑफ ऑल द क्वेश्चन, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, सो यू विल बी एबल टू डू इट easily. Okay, so उससे पहले I would want you all to like, share and subscribe the channel, and also if you have any feedback, please provide me the feedback in the comment section. And if you want me to make a video related to anything related to the written exam or the SSB, दोनों के लिए I will make the video, or any other feedback related to the video which I am currently recording, इससे भी related कोई feedback है तो please put it down in the comment section, and anything else, any query, anything, just put it down in the comment section. So without wasting any more time, let's move on to the video. So हमारा पहला question है कि which one of the following Indian places receives a minimum rainfall? तो हमारा यहाँ पे keyword क्या रहेगा? minimum rainfall in a year. मिनिमम रेनफॉल जानना है हमने। अब हमारे ऑप्शंस क्या हैं? जोधपुर, लेह, न्यू दिल्ली एंड बैंगलोर। सो हमारी कॉमन सेंस से भी हमें ये पता है कि दिल्ली और बैंगलोर, जिस हिसाब से इस साल बारिश हुई है, तो हमें ये तो पता ही है दिल्ली और बैंगलोर तो ऑप्शन नहीं ही होगा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं ए जोधपुर या ले में। अगर ऑप्शन में ई जैसलमेर भी होता तो हम और कंफ्यूज होते। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? जो जैसलमेर है, somewhere here we have जैसलमेर, then we have जोधपुर after that. So and Leh is here. So let's change the color. सो जो हमारी अरावली रेंजेस हैं वो समवॉट लाई करती हैं इन दिस रीजन, एंड हमारे हिमालयाज हैं इस रीजन में। सो जो जैसलमेर एरिया है, जैसलमेर लाइज हियर, जैसलमेर विच इज नॉट देयर इन द ऑप्शन, बट फॉर द क्वेश्चन मैं इन डेप्थ एनालिसिस कर रही हूँ तो आपको समझा रही हूँ। सो जैसलमेर यहाँ पे है और हमारा ले यहाँ पे है। ओके, सो ये जो दोनों रीजन हैं ये रेन शैडो एरिया में लाई करते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम रेनफॉल होती है। मिनिमम रेनफॉल भी कितनी? 10 to 20 और 10 to 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, नॉट हियर इन जैसलमेर, आई वुड से 10 to 20। अब जोधपुर में कितनी होती है? जोधपुर इज 20 to 40 सेंटीमीटर। ये आप एक एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें रेनफॉल पैटर्न भी दिया हुआ है, उसमें अगर आप जाके चेक करेंगे तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट। सो ये आपको समझ आ गया। यहाँ पे हिमालयाज हैं उसकी वजह से रेन शैडो एरिया में ले पड़ता है, और यहाँ पे अरावलीज है उसकी वजह से जैसलमेर रेन शैडो एरिया में पड़ता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की वजह से सम रीजन ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो फॉल्स इन द रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया। ओके, सो यहाँ पे मिनिमम रेनफॉल होती है इन तीन रीजन में। तो अब अगर फिर से क्वेश्चन आएगा मिनिमम रेनफॉल एंड ऑप्शंस डिफरेंट होंगे, तो देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है टिम्बर वेजिटेशन से रिलेटेड। टिम्बर वेजिटेशन इज हमारा कीवर्ड है, एंड दूसरा नॉट इज ऑल्सो द कीवर्ड। टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब हमारे ऑप्शन में क्या क्या है? सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, एल्पाइन रीजन, टुंड्रा रीजन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं इसमें, क्योंकि इसके आंसर दो हो सकते हैं, बट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट आंसर लाना है। तो लेट्स जस्ट सी कि हमारा क्या आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए पहले कि टिम्बर वेजिटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर वो कहाँ उगाई जाती है या कहाँ हो सकती है वो नेचुरली। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग इज कि मॉडरेट टू कूल टेम्परेचर होना चाहिए। बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर जो कहाँ पे होता है? टुंड्रा रीजन में, तो वहां पे नहीं होगी ये। देन 70 to 250 रेनफॉल भी होनी चाहिए। सनलाइट एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर अब कहाँ पे नहीं होता है? पोलर रीजन्स में, राइट?
पोलर रीजन्स में सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता बिकॉज वहाँ पे 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। एंड ऑल्सो फर्टाइल सॉइल, वहाँ पे तो जनरली पर्माफ्रॉस्ट होता है। पर्माफ्रॉस्ट में हम ट्रीज उगा ही नहीं सकते। पर्माफ्रॉस्ट में जनरली क्या होता है, मॉसेस एंड लाइकन्स उगते हैं। तो टुंड्रा का नाम कैसे आया उससे भी आप याद रख सकते हैं। इट्स अ फिनिश वर्ड टुंटुरी, जिससे ट्रीलेस और बैरन बोलते हैं। ठीक है, अब ऑल्दो एल्पाइन रीजन में भी नहीं उगते हैं, बट कुछ 5% समवेयर वहां पे भी मिल जाता है टिम्बर वेजिटेशन, तो इसलिए हमने एल्पाइन नहीं मार्क किया। बट ये सारी जो कंडीशंस हैं ये हमें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में मिल जाती है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, टुंड्रा रीजन, बिकॉज इन्होंने पूछा है नॉट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हमारा एक और क्वेश्चन था उसी पेपर में, CDS 2 2020 में, रिलेटेड टू द वेजिटेशन। अब क्या है जो ऑप्शन में हमारा आंसर था वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा वेजिटेशन कौन सी कंट्री में नहीं होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव टुंड्रा वेजिटेशन? अब अगर हमें इन सब के मैप पे लोकेशन नहीं पता है तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियसली हमने क्या देखा कि मॉडरेट टू कूल टेम्परेचर। अब हमें ये पता होना चाहिए कौन सा पोलर रीजन में लाई करता है, कौन सा सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, कौन सा ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। तो हमारे ऑप्शंस में है बेलारूस, USA, रशिया, कनाडा। अब हम थोड़ा मैप की पढ़ाई कर लेते हैं। सो ये हमारा है कनाडा। ये मैंने आपके लिए पहले ही बना दिया था ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करूँ इधर बनाने के लिए। ये है हमारा अलास्का, ये है हमारा USA। अब जो अलास्का है वो USA के अंडर ही आता है। अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता होगा तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो सकता है। नाउ अब हम थोड़ा बेलारूस के बारे में भी जान लेते हैं। दिस इज नॉर्वे, दिस इज स्वीडन, दिस इज फिनलैंड, देन दिस इज एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। प्लीज आप ऐसे ही मैप को याद करेंगे, बना बना के याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। मेरे को ऐसे याद था कि यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, फिर 3 ये कंट्रीज हैं और उनके बाद बेलारूस है। सो इसलिए मैंने इसको ऐसे मैप बनाया है। देन वी हैव यूक्रेन हियर। तो अब ये जो है ये 60 डिग्री के बियॉन्ड लाई करता है, विच, और इसके बियॉन्ड तो पर्माफ्रॉस्ट है और पोलर रीजन कह सकते हैं। ऑल्सो अब ये मैप हमने पढ़ ही लिया है तो मुझे ये बताइएगा आप लोग कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती हैं और नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती हैं। क्या वो सिर्फ ये 3 कंट्रीज हैं या कोई और कंट्री भी है? तो प्लीज ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्रीज। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ओके, ये हमारा बेलारूस और यूक्रेन हो गया। तो बेलारूस हमारा यहाँ इस रीजन में लाई करता है, जो कि आता है दिस इज 50 डिग्री के आसपास नॉर्थ। तो ये हमारा ऑप्शन में क्या, हमारे अब कंडीशंस पढ़ लेते हैं। हमने मैप अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं टुंड्रा वेजिटेशन के लिए। ओके, ये कहाँ ग्रो होता है? 60 to 75 डिग्री नॉर्थ, लॉन्ग सिवियर विंटर्स एंड शॉर्ट कूल समर्स, फिर पर्माफ्रॉस्ट सॉइल, फिर मोस्ट स्नोफॉल। अब ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप सिर्फ इन पढ़ लेना एक बार के लिए, बट ये सिर्फ आप इनसे भी सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन। बट स्टिल अगर आगे कोई क्वेश्चन आएगा इन डेप्थ में तो जस्ट रीड इट और मे बी टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया, डिग्रीज पढ़ ली, तो अब इससे हमें क्या पता चलता है? USA का अलास्का रीजन भी इस एरिया में आता है। ठीक है, फिर रशिया भी टॉप मोस्ट रीजन में आता है, जहाँ पे पोलर रीजन में है उसका काफी पार्ट, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कंट्री। देन वी हैव कनाडा आल्सो इन दिस रीजन। तो कौन सा आंसर हुआ? बेलारूस। अब आप मुझे बेलारूस की कैपिटल बताइएगा, इन सारी कंट्रीज की कैपिटल बताइएगा, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द AFCAT एग्जाम। ओके, और ये कंट्रीज भी बताइएगा मुझे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज वाज हाईएस्ट इन इंडिया इन विच ईयर?
अब ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने इन डेप्थ में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे से एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ये है। अब नाउ ये टेबल हमारे पास है जिसमें है 1971 का जो टेबल है उसमें सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव डेकेडल ग्रोथ रेट है। तो इससे हमारा ये आंसर डायरेक्ट फैक्चुअल है, थोड़ा ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। एंड ऑल्सो इससे हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं कि कौन से साल में नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई, विच इज, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, नेगेटिव ग्रोथ रेट हमारी हुई है 1921। इसको हम ऑल्सो वी कॉल इट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब इसमें नेगेटिव क्यों हुई? ऑल्सो इसमें क्या हुआ था, स्पेनिश फ्लू। एज यूपीएससी इज एन अनप्रडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो उसमें कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये मैंने इसलिए आपको इन डेप्थ में बता दिया। ये 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। स्पेनिश फ्लू कब आया था? 1918 में। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, तो ये पॉपुलेशन कम हो गई फ्रॉम 1911 टू 12। ओके, सो नाउ लेट्स, ये दो फैक्ट प्लीज आप याद रखिएगा एंड इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 1971। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the next question is the isotherm line, which divides India north-south in almost two equal parts in the month of January is। अगर आपने अगेन एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी होगी 11th-12th की, तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। उसमें बहुत अच्छे से ये मैप दिया हुआ है एंड इफ यू सी मैंने ऑरेंज कलर में मार्क भी किया हुआ है कि कौन सा डिग्री का लाइन दैट। अब ये कौन सा, व्हाट इज आइसोथर्म? लेट्स फर्स्ट बाइफिकेट दिस टर्म। आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म का मतलब, आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स temperature. अब all the places which have same temperature, the line adjoining that is called isotherm. अब 20 डिग्री का isotherm divides India into north and south, मतलब two equal parts, ठीक है। अब एक और फैक्ट जो अब मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया है, कौन से चैप्टर में है, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा, सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम इन सर्चिंग वेयर इट इज, इसलिए मैंने लिख दिया है टू सेव योर टाइम। ओके, सो अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हमारा जो इक्वेटर है इट्स अगेन एन इमेजिनरी लाइन। अब जो थर्मल इक्वेटर है वो थोड़ा जनवरी के टाइम में इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स साउथ, सो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्मल इक्वेटर डज इट पास थ्रू कंट्रीज। अब ये ध्यान रखना कि आप ये ऑस्ट्रेलिया के थ्रू पास करता है, देन कौन सी कंट्रीज के थ्रू पास करता है, और मे बी जस्ट रिमेंबर कि कौन से कॉन्टिनेंट्स में ये पास करता है, जस्ट शिफ्ट्स टुवर्ड्स साउथ। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नाउ एक और मैप है इसी से रिलेटेड विच वी विल जस्ट सी। अब देखो ये मंथ ऑफ जुलाई का मैप है जिसमें जो थर्मल इक्वेटर है इट इज पासिंग थ्रू इंडिया, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि मंथ ऑफ जुलाई में थर्मल इक्वेटर पासिस थ्रू इंडिया ऑल्सो, बट नेचुरल जो हमारा ओरिजिनल है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये दो मैप्स आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सेम चैप्टर में दिए हुए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन एवरीथिंग। अब क्या क्वेश्चन है हमारा, which one of the following indicates tropical savanna climate? Tropical savanna climate। अब tropical, अब हमें ये जो कोडिंग है ये पढ़नी है। सबसे पहले ए क्या होता है ट्रॉपिकल, अगेन हमारे तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ट्रॉपिकल हमें मिल गया, बी हमारा ड्राई होता है, सी हमारा वार्म टेम्परेट होता है, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट होता है, ई कोल्ड होता है एंड एच हाईलैंड होता है। अब बिफोर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस लेट मी जस्ट टेल यू, जो कोपन भाई साहब थे इन्होंने पहले 5 डिविजन्स दिए थे, जिसमें 3 जो है, सॉरी जो 4 हैं ये टेम्परेचर के बेसिस पे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन, ये आपको ध्यान रखना है कि 4 जो हैं वो टेम्परेचर के बेसिस पे हैं, एक है जो प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे है।
लेटर ये हाईलैंड ऐड हुआ था इसमें। अब आप ये याद रख लेना, ये टेबल है जिसमें भी गेट दिस प्रिंट आउट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब अनदर सिंबल्स जो आपको याद करने हैं, एफ का मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि एफ मतलब फ्लड, फ्लड जब सारा टाइम पानी रहता है तो रेनफॉल थ्रू आउट ईयर मतलब फ्लड्स, ठीक है। सो एफ यू कैन रिमेंबर लाइक दैट। नाउ मॉनसून, मॉनसून मतलब शॉर्ट ड्राई सीजन, ड्राई सीजन थोड़ा छोटा होता है, मॉनसून मतलब ज्यादा टाइम बारिश होती है। एम, एम से मॉनसून और एम से दिस। ओके, अब डब्ल्यू से विंटर ड्राई, डब्ल्यू, डब्ल्यू ऐसे याद कर सकते हैं आप। समर ड्राई, एस, ओके, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। एच इज हॉट, अब इनको इंग्लिश नहीं आती थी तो इन्होंने के से कोल्ड कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन वन मोर सिंबल इज, ए इज हॉट समर, बी इज वार्म समर। अगेन अब ये आप प्लीज याद रख लीजिएगा, जो कैपिटल में है और जो स्मॉल में है इनका डिफरेंस। ए बी सी डी ई एच, ठीक है। ट्रॉपिकल ए, ड्राई बी, वार्म टेम्परेट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, कोल्ड हाईलैंड, ऐसे करके आप याद कर। ऑल्सो जो ये है, ये कंडीशंस भी आपको याद रखनी है। मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल कौन सा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में जो कंट्रीज आती हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर डिविजन। ये वाली टेबल प्लीज आप अच्छे से कर लीजिएगा बिकॉज देयर हैव बीन क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स जो आए हैं। अब ए ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट को हम पढ़ते हैं। अब एफ से क्या था, फ्लड, हमने फ्लड से याद किया था जब देयर इज नो ड्राई सीजन एट ऑल, पूरे टाइम बारिश होती है। एम से हमने मानसून किया था, डब्ल्यू से हमने विंटर ड्राई किया था। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि ट्रॉपिकल सवाना, सवाना इज व्हाट काइंड, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ए डब्ल्यू एंड ए एम। तो डब्ल्यू इज विंटर ड्राई, सो विंटर ड्राई तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एम। ओके, सो लेट्स स्टिल कंटिन्यू एंड अंडरस्टैंड पूरा ये टेबल। आई डोंट थिंक ये आपको याद रखने की जरूरत है, अगर आपको ये कोडिंग समझ आ गई है तो ये आप अपने आप कर लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी एस एच। अब एच से हमने क्या पढ़ा था, हॉट, के से कोल्ड, क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती तो के से कोल्ड, ओके। सो अब एस इज, एस से आप ऐसे याद कर सकते हैं, एस का मतलब स्टेपी, डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट, एस का मतलब स्टेपी एंड डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट, ओके। सो अगेन नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सी। सी हमारा क्या है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। एफ से हमने क्या पढ़ा था, अगेन फ्लड। और ए से हमें क्या पढ़ा था, हॉट समर, हॉट एंड वार्म समर। बी इज वार्म समर एंड ए इज हॉट समर। अब एस, एस क्या है, समर ड्राई। तो अगर आपको ये कोडिंग याद हो गई तो आप ये कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डी, अगेन कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। एफ इज वही फ्लड से पूरे टाइम बारिश, पूरे टाइम वेट सीजन। देन डी डब्ल्यू, डब्ल्यू इज विंटर ड्राई, okay. Then we have ET, T is for tundra, you can remember it like that. EF is polar ice cap and H is highland. यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड है, ओके। सो आप ये टेबल अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसका ये सब इरेज कर देती हूँ। And also please take the screenshot of this one also, you will not find this table because I've made this. So ये टेबल भी आप स्क्रीनशॉट ले लो दोनों, so that you can just understand this पूरा अच्छे से। इसका आंसर क्या था, AM, okay. Now let's move on to the next question. हमारा अगला क्वेश्चन है, the largest geographical area of India is covered by which one of the following types of soil. अब ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको हम याद कर लेते हैं।
इसके लिए हमने थोड़ी टेक्सोनॉमी पढ़नी पड़ेगी जो USDA ने दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ऑर्डर याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक मेंशन कर दी है, आप उसे आई एंजॉय अ वेरी अमेजिंग यूनिक मील इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, अल्फिसोल, वर्टिसोल, आर्डिसोल, अल्टीसोल एंड मॉलिसोल्स। इससे आप ये याद रख लेना ऑर्डर। अब इनका एक्सप्लेनेशन से भी आप कुछ, सो आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जिसको एक्सप्लेनेशन से चीजें याद रख होती हैं और कुछ चीजें जो ट्रिक से याद होती हैं। तो ये निमोनिक आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। आई एंजॉय अ वेरी अमेजिंग यूनिक मील। ओके, अब इंसेप्टिसोल क्या होता है? इंसेप्टिसोल कैसे? सॉल का मतलब सॉइल एंड इंसेप्ट इज इंसेप्शन, इज बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ समथिंग। तो ये अर्ली स्टेज ऑफ सॉइल है। इसको हम अलूवियल सॉइल से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। देन एंटीसोल, एंटी कैसे आया है? एंटी मतलब रीसेंट, रीसेंट का ENT, रीसेंट। तो ये यहाँ से लिया गया है। रीसेंट मतलब वेरी यंग, नो लेयर्स आर देयर। अल्फीसॉल, अल्फीसॉल कहाँ से आया है? ALF है ना इसमें, तो इट्स अल्यूमिनियम एंड आयरन। तो ये यहाँ से आया है, अल्यूमिनियम एंड आयरन रिच सबसॉइल। वर्टिसॉल, वर्टिसॉल मतलब जो टू टर्न समथिंग, वर्टी इज टू टर्न। तो इसमें क्या होता है, जब इसमें पानी आता है तो ये स्वेल हो जाती है, और जब ये ड्राई होती है तो फिर इसमें क्या होता है, जब ड्राई सीजन आता है तो ये क्रैक हो जाती है एंड स्वेल हो जाती है। अब टेल मी, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े हुए हैं, जो सॉरी अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, से कौन से सॉइल का फीचर है जो ये क्रैक एंड स्वेल हो जाती है? It is present, I will give you a hint, it is present in the Deccan region. So tell me in the comment section कि कौन सी सॉइल है वो। अब नाउ अर्डिसॉल मतलब एरिड, एरिड से आप याद कर सकते हैं ड्राई डेजर्ट सॉइल। देन अल्टीसॉइल इज अल्टीमेट वेदरिंग, लीच्ड एंड एसिडिक। अगेन टेल मी दिस वन आल्सो कि ये कौन सी सॉइल का फीचर है। देन मॉलिसॉल, मॉलिस मींस सॉफ्ट, डार्क, ह्यूमस रिच। क्या होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। ये ट्रिक यूज कर सकते हैं आप याद करने के लिए। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू सी द परसेंटेज, मैंने उसके लिए भी ये हिस्टोग्राम बनाया है, तो प्लीज सी इट फॉर योरसेल्फ। एंड आप इसको, सम पीपल हैव विजुअल मेमोरी, तो आप ये देख के, किसी को निमोनिक से याद करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस वन इज, हाईएस्ट किसका है? इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल इज द आंसर। अब इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू do it. Now moving on to the next question. अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि which one of the, I'm sorry, it's too sensitive. Okay, so हमारा क्वेश्चन क्या है? Which one of the following cities in the, which one of the following cities is the closest to equator? अब अगर आपको इन सब की लोकेशन नहीं पता है तो कैसे करेंगे? तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप प्लीज मैप को हाथ से बना के प्रैक्टिस करिएगा, एंड यू विल फॉर श्योर रिमेम्बर थिंग्स फॉर द लॉन्गर टाइम। ओके, अब Mogadishu is located here. Mogadishu is a capital city of Somalia. Now Colombo is located in Sri Lanka. अब टेल मी, क्या कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल है या नहीं? अगर नहीं तो कौन सी सिटी इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? नाउ देन मनीला इज लोकेटेड इन फिलीपींस। ऑल्सो चेक, इंग्लिश चेक कर लेती हूँ आपकी, क्या फिलीपींस की स्पेलिंग यही है या कोई और है? ऑल्सो टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। देन सिंगापुर इज लोकेटेड हियर। सिंगापुर, अगेन सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। ये हमारा इक्वेटर हो गया। दिस इज इंडोनेशिया, ये बोर्नियो आइलैंड है, ये मैंने खुद से बनाया है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। इट इज नॉट एग्जैक्ट टू द स्केल, बट स्टिल आप मैप को बना के ही प्रैक्टिस करिएगा। ये मैडागास्कर है। सो अब हमें क्या देखना है, इसमें क्लोजेस्ट पूछा है, तो क्लोजेस्ट यू कैन सी इज सिंगापुर। सिंगापुर के बाद है मोगाडिशु, देन वी हैव कोलंबिया एंड देन वी हैव मनीला। अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि इसको अरेंज करिए कि कौन सा क्लोजेस्ट टू द फारदेस्ट है, तो हम कर सकते थे कि सबसे क्लोजेस्ट, सॉरी दिस इज ऑन नंबर 2, दिस इज ऑन नंबर 1,
then we have 3 Colombo and 4th is Manila. Okay, also मैंने ये थोड़ा इधर लिख दिया है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये यहाँ पे लिखा है। ये 1 डिग्री नॉर्थ पे है, 2 डिग्री नॉर्थ पे है फ्रॉम द इक्वेटर। ओके, this is 7 degree north, this is 14 degree, approximately the these are the latitudes. Okay, now moving on to the next question. अब जो coral reef है इससे भी related 2 क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। अब इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। Which one of the following is not, again important word, not coral reef island? Okay, so हमारी conditions क्या क्या हैं? Also before that I would want you to see this video on 1.5x. आपका भी टाइम बचेगा. I don't want to waste your time. And also please see 2-3 times. आप don't write anything. You will remember. और अगर आपको कोई मैप वैप बनाना है तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से बना के देख के कैसे मैंने बनाया है. Okay. Now what are the conditions for coral reef formation? First क्या है? टेम्परेचर इतना होना चाहिए. अगर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. फिर अगर ये आप पढ़ रहे हैं 20 to 30 तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल रीजन है. इसके बियॉन्ड ये पता होना चाहिए आपको ये इतना टेम्परेचर यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें. इस टेम्परेचर को पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाना चाहिए कंडीशंस को. फिर क्लियर, शैलो. क्लियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वाई क्लियर? सो दैट सनलाइट आ सके और फोटोसिंथेसिस हो सके. बिकॉज उनको फोटोसिंथेसिस खाना भी तो बनाना है ना, अपना जीना भी तो है ना उन्हें. फिर शैलो इसलिए कि अगर डेप्थ्स में होगा अगेन सनलाइट नहीं आएगी. अगर ये क्लियर की जगह टर्बिड होगा तो भी सनलाइट नहीं आएगी. ओके, वाटर कितनी डेप्थ होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर्स की डेप्थ. अब लैटिट्यूड्स 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ. 23.5 से ये वाला रीजन क्या होता है? सब ट्रॉपिकल रीजन. 23.5 से 30 डिग्री ये सब ट्रॉपिकल रीजन, उसके बीच में ट्रॉपिक्स होते हैं. नाउ नॉर्मल मरीन सैलिनिटी भी होनी चाहिए. क्लियर फ्रेश वाटर नहीं होना चाहिए. तो क्या मतलब? ग्लेशियल वाटर में हमें रीफ्स नहीं मिलेंगे. अब ये ऐसे रीजन में नहीं मिलेंगे जहाँ पे रिवर्स का फ्लो आ रहा है. रिवर तो फ्रेश वाटर होती है ना, तो रिवर जहाँ पे ऐसी जगह पे रिवर्स ड्रेन हो रही होंगी वहां पे भी हमें कोरल रीफ फॉर्मेशन नहीं मिलेगा. तो नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस मच फैक्ट जो हमने अभी पढ़े हैं, आई विल जस्ट इरेज, बहुत कचड़ा कर दिया है मैंने यहाँ पे, तो आप ये लिख लीजिएगा. तो अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या इस रीजन में फॉल करता है? ये दो देखो. फिजी क्या इस रीजन में फॉल करता है? क्या जापान, इंडिया इस रीजन में या जापान इस रीजन में फॉल करता है? अब इसके लिए भी मैंने आपके लिए मैप बनाया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स जस्ट सी. थोड़ा मैप को माइंड मत करिएगा प्लीज, बट जैसा भी है मैंने बना दिया है. जापान, जापान कहाँ लाई कर रहा है? 30 डिग्री नॉर्थ से बियॉन्ड. इंडिया कहाँ लाई कर रहा है? बीच में. यहाँ से 23.5 डिग्री पास हो रहा है. ये ऑस्ट्रेलिया है और ये फिजी है. अब द इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमने यहाँ पढ़ा था क्या है? टेम्परेचर. पानी का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, तो मतलब ठंडा पानी नहीं होना चाहिए. अब लेट्स जस्ट सी. पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया. अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और फिजी में बैरियर रीफ कैसे है, या यहाँ पे कैसे है और यहाँ पे कैसे नहीं है. अब देखते हैं. पहली चीज 30 डिग्री के नॉर्थ में है जापान, तो वन कंडीशन इज दैट. अब दूसरा है ओयोशियो करंट विच इज अ कोल्ड करंट, इसलिए मैंने इसको ब्लू में बनाया है. कोल्ड करंट से पानी आ रहा है उधर. देन देयर इज कुरोशियो करंट जो जा रहा है विच इज अ वार्म करंट. अगर आपने ओशन करंट्स नहीं पढ़े हैं तो वो भी बता दीजिएगा मुझे, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी. तो ये है, ये दोनों कोल्ड करंट आ रहा है यहाँ पे इसीलिए. एंड ऑल्सो ये 30 डिग्री से बियॉन्ड है तो वहाँ पे टेम्परेचर्स वैसे ही ठंडे ज्यादा होते हैं. देन यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वार्म करंट आ रहा है, ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. देन यहाँ पे कौन से एंगुलर्स करंट आते हैं, इफ यू नो.
एंड ऑल्सो ये लाई करता है बियॉन्ड 30 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ये और ये। तो इसीलिए ये 3 रीजन्स में बैरियर रीफ है और जापान में नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया है क्या है। अब यहाँ पे कंडीशंस मैंने लिखी है। कोल्ड ओशन करंट वहां पे आ रहा है, टेम्परेट क्लाइमेट है क्योंकि ये अगेन 30 डिग्री के बियॉन्ड चला गया, तो टेम्परेट क्लाइमेट एंड हायर लैटिट्यूड। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो हम करते हैं, जो बैरियर रीफ से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आई जस्ट गिव यू एन आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा? क्यूशू आइलैंड, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम। अब आपने ये तो पता कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया में है, अब किस डायरेक्शन में है हमारा बैरियर रीफ, ये हमें पता होना चाहिए। ये कैसे पता होगा? जब हमने मैप अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब मैप जो हमने पढ़ा है उसी पे जाते हैं वापस। सो अब देखिए, अब आप पूछ सकते हैं मुझसे कि यहाँ पे क्यों नहीं है बैरियर रीफ, या यहाँ पे क्यों नहीं है, या यहाँ पे क्यों नहीं है, या यहाँ पे ही क्यों है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट आता है दैट इज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि एक कोल्ड करंट है। ओके, तो वो यहाँ पे टेम्परेचर को कम कर देता है। तो कोल्ड वाटर होता है तो वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं इस रीजन में, तो इसलिए यहाँ पे बैरियर रीफ नहीं है, कोरल रीफ्स नहीं है। सो अब ये ईस्ट में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक वार्म ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है जो यहाँ पे कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहा है, तो वो फिजी में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। ऑल्दो द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट ऑप्शन में सिर्फ हमारे पास ऐसा नॉर्थ ईस्ट वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्यों है, बिकॉज ऑफ द करंट। ओशन करंट्स ऑल्सो प्ले। यहाँ पे देखो, हमने इस क्वेश्चन से समझ आया कि मल्टीपल टॉपिक्स कैसे एक टॉपिक में आके आ जाते हैं, जिससे हमें समझना पड़ता है। अगर हमें 2-3 टॉपिक्स की नॉलेज नहीं होगी तो आपको ये समझ नहीं आएगा। और ऑल्सो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे आपने पहले पढ़ा था और अब कैसे पढ़ रहे हैं, आपको कैसे ये समझ आ रहा है। इसका आंसर मार्क कर देते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगेन ओजोन के बारे में कौन सा नॉट करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर, देन वी हैव मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। नाउ इन सब के फीचर्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्लाउड्स मिलते हैं हमें ट्रोपोस्फेयर में, देन प्रेसिपिटेशन होती है। नाउ कहाँ पे मिलता है हमें ओजोन? स्ट्रेटोस्फेयर में। दिस इज इम्पोर्टेंट। देन एयरप्लेन्स भी यहाँ पे फ्लाई करते हैं, इसकी रेंज भी आपने देख ली। देन अगेन इसकी रेंज ये है, इसकी रेंज ये है, इसकी रेंज ये है। और मीजोस्फेयर में क्या होता है? मीटियोर्स। एंड दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीटियोर्स क्यों यहाँ पे बर्न होने लगते हैं? क्योंकि जो ये आउटर रीजन है ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। तो व्हेन दे एंटर इन दिस एरिया, एकदम से बहुत ज्यादा, आई एम सॉरी दिस इज नॉट कोल्ड, आई वुड से यहाँ पे वार्म होता है एंड यहाँ पे एकदम से बहुत कोल्ड हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सन के क्लोज है। तो यहाँ वार्म होता है तो, और ये कोल्डेस्ट लेयर इसलिए है। तो इन दोनों के कोल्डेस्ट लेयर है ये वाला, बिकॉज यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? फ्रिक्शन, जिसकी वजह से मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब मुझे आप ये बताएगा कि कार्बन लाइन क्या होती है, क्यों मैंने यहाँ पे इसको बनाया है। देन वी हैव सैटेलाइट्स विच आर देयर इन द थर्मोस्फेयर। क्यों है थर्मोस्फेयर में? क्योंकि जो आयंस हैं जो हमें हेल्प करते हैं सिग्नलिंग में, इसीलिए सैटेलाइट्स इस रीजन में। अब ऑरोरा भी इसी रीजन में फॉर्म होता है। हैव यू सीन द नॉर्दर्न लाइट्स? हैव यू हर्ड ऑफ द नॉर्दर्न लाइट्स? अब तो वो क्या होता है? वो ऑरोरा होता है एंड दैट इज इस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में वो बनता है। अब ऑरोरा के 2 टाइप होते हैं, यू हैव टू टेल मी क्या होते हैं और वो कहाँ दिखते हैं। नाउ देन दैट इज एग्जॉस्फेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, अगेन थोड़ा कचड़े को हम हटा देते हैं।
so you will understand. अब हमारे options क्या क्या हैं? Ozone is found mostly in 15 to 55. Yeah, correct. Then we have ozone is produced by gaseous chemical reaction. ये chemical reaction पढ़ लेते हैं. पहले O2 होता है, ऑक्सीजन पे UV पड़ती है तो ये radical बनाता है, 2 radical molecules of oxygen. अब O2 plus 1 ऑक्सीजन रेडिकल क्या बनाता है? O3. ये बनता है ओजोन. ओजोन का ये फॉर्मूला है. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो 3. ओके, ये दिस इज द केमिकल रिएक्शन. देन नेक्स्ट, ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विच इज, देखो आ भी गया इसमें, 3 ऑक्सीजन एटम, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था. सो 3 ऑक्सीजन एटम्स आर बाउंडेड टुगेदर. ठीक है, करेक्ट, 3 ऑक्सीजन. अब क्या ओजोन डे 16 नवंबर को होता है? द डेट इज करेक्ट, बट अगर आपको मंथ नहीं पता, which is September. Okay, so 16th of September is celebrated as International Day for Preservation of Ozone Layer. Okay, तो ये हमारा गलत ऑप्शन ये है. Okay, so now move on to the next question. See how many questions related to map have come in this paper. पर्टिकुलरली अब हमें क्या पूछा है? सी ऑफ अजोव. अगर आपको सी ऑफ अजोव नहीं पता है कि कहाँ है तो वो कनेक्टेड किससे है वो कैसे पता होगा? सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड. ये है सी ऑफ अजोव. जो ये रीजन है ये है स्ट्रेट ऑफ कर्च एंड ये है ब्लैक सी से कनेक्टेड. ठीक है, हमारा आंसर तो हो गया, बट हम और थोड़ा चीजें पढ़ते हैं. अब ये पढ़ लेते हैं कि ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है. रशिया, यूक्रेन, रोमेनिया, बल्गेरिया, टर्की अगेन एंड जॉर्जिया. अब हम मुझे ये बताएंगे इन कंट्रीज की कैपिटल क्या है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एफकैट एग्जाम. तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा. सो नाउ इसको कैसे याद कर सकते हैं? या तो आप मैप बना के विजुअलाइज कर सकते हैं. दूसरा, बी इज बल्गेरिया, यू इज यूक्रेन, आर इज रोमेनिया, ई से कुछ है नहीं तो हमने उसको छोटा बना दिया. आप ऐसे करके ट्रिक्स यूज कर सकते हैं कि अगर आप कोई वर्ड बना रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ है नहीं वहां पे जो आप निमोनिक बनाना चाहते हैं तो उसको आप छोटा लिख लीजिए. बर सॉरी, पहले तो हम जी लिखने वाले थे, सॉरी फॉर दिस. जी एंड देन ई छोटा कर दिया एंड देन आर. क्या हो गया? बल्गेरिया, यूक्रेन, रोमेनिया, जॉर्जिया एंड रशिया. बर्गर एंड टी. टी ये छोटे लिख दिए मैंने क्योंकि टी से कुछ है नहीं. तो टर्की. अब टर्की से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है. टर्की से आपने इस्तांबुल सुना होगा, तो मुझे बताइए क्या इस्तांबुल टर्की की कैपिटल है या कोई और? बिकॉज जनरली लोगों को लगता है कि इस्तांबुल इज द कैपिटल ऑफ टर्की, जस्ट लाइक हाउ पीपल फील दैट कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका. ओके, सो ये आप ट्रिक यूज कर सकते हैं कंट्रीज याद करने के लिए जो सराउंड करती हैं ब्लैक सी को. नाउ बाल्टिक सी कहाँ पे है? बाल्टिक सी, इफ यू नो, एस्टोनिया, लातविया एंड ल्यूथेनिया. दिस इज एस्टोनिया, लातविया एंड ल्यूथेनिया. इफ यू, हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, तो उनके यहाँ इस वाले एरिया में दिस इज बाल्टिक सी. ओके, मेडिटेरेनियन सी यूरोप के साउथ में पड़ती है और अफ्रीका के नॉर्थ में. तो ये वाला रीजन जो है यहाँ पे मेड सी है, मेडिटेरेनियन सी है. ओके, नॉर्थ सी अगेन नॉर्डिक कंट्रीज के पास. तो आप जाके चेक करिएगा एक बार मैप में क्या मैंने सही बताया है, और एक बार देख लीजिएगा मैप में, खुद से ड्रॉ भी कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाले क्वेश्चन चाहती है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, की आप सॉल्व ना करो इसलिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, बट स्टिल वी विल डू दिस वन. Climax mine, the largest producer of molybdenum, is located in. अब अगर आपको ये पता होगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, वन इज चाइना, देन वी हैव पेरू, देन वी हैव यूएसए. अगर आपको सिर्फ इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती तो आप ये आंसर मार्क कर लेते, क्योंकि बाकी ऑप्शन में ये 2 कंट्रीज नहीं दी हुई थी.
सो ये ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई मेरे पास ट्रिक नहीं है एज सच। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, which one of the following union territories of India is the smallest in the geographical area? अब स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड दीव, ये कंबाइन हो गई थी, पहले अलग अलग थी, नाउ लक्षद्वीप। ओके, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। अब इसका आंसर क्या है, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, तो आप ये लिस्ट देख लीजिए। सबसे छोटा क्या है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली एनसीटी, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो सबसे आप इंपॉर्टेंटली क्या याद रखिएगा कि लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट, चंडीगढ़ सेकंड पे है, लार्जेस्ट आप याद रख लीजिएगा कि लद्दाख है। ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब लोगों को नहीं पता है कि पुडुचेरी के 4 टेरिटरीज हैं, वो हम पढ़ लेते हैं बिकॉज वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है। वन इज यमन, यमन कहाँ, ये कौन सा स्टेट है बता देती हूँ, दिस इज आंध्रा, ओके, दिस इज तेलंगाना। अब ये यमन जो टेरिटरी है वो आंध्रा में लोकेटेड है। देन वी हैव पुडुचेरी व्हिच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, देन वी हैव कराईकल व्हिच इज अगेन इन तमिलनाडु, देन वी हैव माहे व्हिच इज इन केरला। Okay, everyone, write the capital of Kerala in the comment section with the correct spelling. Okay, so हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। Moving on to the next question. ब्यूनोस एरीज एंड मॉन्टेविडियो, अगर आपको यही नहीं पता कि क्या है तो आप कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को, सो इसीलिए अगेन मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूनोस एरीज इज कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, मॉन्टेविडियो इज द कैपिटल ऑफ यूरुग्वे। अब इसी बात पे मुझे पैराग्वे की कैपिटल बताइएगा एवरीवन। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पैराग्वे? नाउ रिवर प्लेट, हाँ, ब्यूनोस एरीज इन मॉन्टेविडियो आर situated across the banks of River Plate, Orinoco River, Purus River और Madeira River। अब हम ये सारी रिवर्स पढ़ेंगे। रिवर प्लेट को रियो डे ला प्लाता भी बोलते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, जो ब्यूनोस एरीज हैं, दिस इज अर्जेंटीना एंड दिस इज उरुग्वे। सो ये दोनों जो सिटीज हैं, ये दिस इज लोकेटेड अक्रॉस रिवर प्लेट। ये आपको पता चल गया यहाँ मैप से, अगर आपने मैप पढ़ा होता तो ये आप कर लेते। एंड दिस इज पैराग्वे, यहाँ पे मैंने कैपिटल मेंशन की ही हुई है, असंशियन इज द कैपिटल ऑफ पैराग्वे। नाउ अदर रिवर्स जो हमने मार्क करी हैं, this is Orinoco River. Orinoco River is between Venezuela and Colombia. There is a very important lake which is located in Venezuela. Please mention that in the comment section if you know. So Orinoco River hai, forms border between Venezuela and Colombia. Then we have Purus River which is a tributary of Amazon River. Then Madeira River which is again a tributary of Amazon River. Madeira River is between Bolivia and Brazil. This is Brazil. Okay, this is Brazil. Then Peru and Brazil के बीच में Purus River is there. Okay. Then there is the highest lake which is located in South America. Highest lake in terms of altitude, South America. Please tell me the name of that lake as well. Which is located between which 2 countries? Tell me that also. So हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? River Plate. Now moving on to the next question. Again a map question. Which one of the following countries is not located on Tropic of Capricorn? क्या वो चिली है, ब्राजील है, पैराग्वे है, उरुग्वे है? इन दोनों की कैपिटल तो हमने पढ़ ली। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजिलिया। देन वी हैव चिली, चिली की कैपिटल इज सैंटियागो। ऐसे याद करना है आपको, यू डोंट हैव टू सिट विद द मैप, उनकी कैपिटल्स एक एक करके रटने नहीं है,
व्हेनेवर आपके सामने कोई क्वेश्चन आए या न्यूज में कोई कंट्री आए, ऐसे करके आप याद करो। ओके, सो अब हमें देखना है कि कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नॉट लोकेटेड है। सो अगेन आई हैव ड्रॉन अ मैप फॉर यू। दिस इज चिली, चिली की कैपिटल इज Santiago, then we have Paraguay, then we have Argentina, and then we have Brazil. ऑर्डर में याद करिएगा, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील। सो ये सब हो गया। ब्राजील की, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजिलिया, पैराग्वे की कैपिटल है असनशियन, एंड देन वी हैव उरुग्वे समवेयर हियर, जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं पास करती। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि पैराग्वे के थ्रू जाती है या उरुग्वे। so, हमारा आंसर क्या हो गया? उरुग्वे इज द आंसर, बट हम फिर भी बाकी चीजें भी पढ़ लेते हैं। देन वी हैव नमीबिया, नमीबिया के थ्रू जाती है। देन वी हैव बोत्सवाना, देन वी हैव साउथ अफ्रीका, देन वी हैव मोजाम्बिक, देन वी हैव मैडागास्कर। मैडागास्कर की कैपिटल क्या है? अंतनानारिवो। मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? मपूतो। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? Is it Pretoria? Actually, there are 3 capitals. So tell me in the comment section कौन सी administrative है? Pretoria is there. Then we have Bloemfontein. Then we have Cape Town. अब tell me which one is judicial, which one is administrative, and which one is legislative. Okay? ये order में इनको भी याद रखिएगा। Namibia, then we have Botswana, then we have South Africa. Although Africa बहुत width में बड़ी है country in comparatively बाकी country से, but ये third पे जाके cross होता है Tropic of Capricorn से। Then we have Mozambique and then we have Madagascar. Finally ये ऑस्ट्रेलिया के थ्रू जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल टेल मी, इज इट कैनबरा और इज इट सिडनी? ऐसे करके आपको कैपिटल्स और बाकी चीजें, कंट्रीज की लोकेशंस ऐसे याद करनी है व्हेन दे कम इन क्वेश्चन। अब अगर आप सिर्फ इसको इतना पढ़ के छोड़ देते तो आपको ये सब नहीं याद होता, तो इसलिए मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी पर से। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, या जो न्यूज में आते हैं उनसे रिलेटेड है। अब इसको मैप को, ये जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, प्लीज इनको पढ़ लीजिएगा एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू कि कौन सी कंट्री में कौन सा वॉल्केनो है। ठीक है, इतना इनफ है आपके लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा। ओके, अब मैच द फॉलोइंग करते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जापान में होगा। माउंट वेसुवियस इज इन इटली, माउना लुआ इज इन हवाई, एंड देन मेरापी इज इन इंडोनेशिया। सो क्या आंसर हो गया? ए इज माउंट सुकारिजिमा इज इन जापान। बी3 है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। ए का 4 हो गया एंड दिस इज द आंसर। ओके, तो ये प्लीज इतने जितने मैंने इसमें यहाँ पे लिखे हुए हैं सिर्फ इतने पढ़ लीजिएगा एंड यू विल बी डन विद द वोल्केनोस। सिर्फ वोल्केनोस के लिए इतनी ही लिस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, या फिर जो न्यूज में आते हैं वो पढ़ लीजिएगा बस। moving on to the next question. Again, this is a little bit of a factual question, but इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता दूंगी। Which one of the following is not a major tectonic plate? अब क्या है इसमें? हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, पैसिफिक प्लेट, इंडियो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशनिक प्लेट एंड सऊदी अरेबियन। अब ये देखिए इसमें कंट्रीज कौन सी है और कॉन्टिनेंट। इस बेसिक कॉमन सेंस के साथ भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि ये सब, ये कॉन्टिनेंट है, ये एक लार्जर ओशन है, और ये अगेन एक बड़े एरिया का है। दिस इज अगेन अ कॉन्टिनेंट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरेबिया। बट अगेन दिस टेबल इज गिवन इन एनसीईआरटी, बट मैंने इसको थोड़ा क्रिस्प फॉर्मेट में आपके लिए लिख दिया यहाँ पे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड जस्ट रिमेंबर इट। अब कैसे मेजर प्लेट्स को, कैसे, पहले तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया एंड एक ओशन है। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 7 आप मेजर प्लेट्स को याद कर लीजिए। देन वी हैव दीज 4 माइनर प्लेट्स, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, अरेबियन प्लेट एंड फिलिपाइन प्लेट।
अब इनके ये देख लीजिएगा कि कौन सा कहाँ है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रीजन में ये वाली प्लेट लाई करती है। नॉट जस्ट ये पूछेंगे कि मेजर या माइनर कौन सी है, बट ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे लाई कर सकती है, या फिर इसका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी दे सकते हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, ये कैसे याद करना है? ये है अगेन कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया, एंड देन वी हैव ओशन। ओके, repetition is the key for revision. रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितनी बार आप रिवाइज करोगे आपको चीजें याद रहेंगी। डोंट यूज मल्टीपल सोर्सेस, एक सोर्स को यूज करो एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। ऑल्सो इफ यू सी दिस वीडियो 2-3 टाइम्स यू विल रिमेंबर थिंग्स फॉर लाइफ। इतनी बार मैंने मैप का यूज कर लिया है। अगेन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब which one of the following is the deepest point of the ocean? इसका आंसर एक चैलेंजर डीप है। चैलेंजर डीप, ये हमारे सपोज फिलीपींस है, इसके ईस्ट में है, यहाँ पे। दिस इज चैलेंजर डीप विच इज मारियाना ट्रेंच। मतलब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जहां पे जाएंगे तो मर के ही वापस आएंगे। तो मारियाना मैरियाना ट्रेंच से आप इसको याद कर सकते हैं। एंड इतना बड़ा चैलेंज है कि वहां से जाके आना मुश्किल है, तो ऐसे चैलेंजर डीप ये आप याद कर सकते हैं। इट्स अप्रोक्सीमेटली 11 sorry not thousand, it will be huge, 11 kilometers deep. Okay, so this will be Mariana Trench. अब फिलिपीन ट्रेंच कहाँ होगा? फिलीपींस के पास। अगेन जो स्पेलिंग की बात कर रही थी मैं, डबल पी आता है एंड सिंगल एल आता है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। देन वी हैव करमाडिक ट्रेंच एंड टोंगा ट्रेंच। अब टोंगा ट्रेंच, दिस इज सपोज ऑस्ट्रेलिया। बहुत गंदा डायग्राम बनाया है सो आई विल जस्ट ड्रॉ अ बेटर डायग्राम। सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे न्यूजीलैंड है। तो जो करमाडिक ट्रेंच, दिस इज करमाडिक ट्रेंच एंड देन वी हैव टोंगा ट्रेंच। ओके, ये ऐसे कंटिन्यूस ट्रेंच है यहाँ पे above northeast of New Zealand, you can just say. Okay, Kermadec Trench is there, and then we have Tonga Trench. Now moving on to the next question. Okay, easy question. 4 planets closest to Sun are called. Again, अब इसके लिए ट्रिक याद करते हैं कैसे planets हैं. This is suppose Sun, then we have Mercury. Okay, my very efficient mother just served us nuts. Okay, then we have Venus, Earth. My very efficient mother just served us nuts. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. अब इसके लिए कुछ और फैक्ट्स मैं बता देती हूँ इसमें। अब ये जो है इनको बोलते हैं terrestrial planets and these are gaseous planets. Okay. Now अब इसमें एक और फैक्ट है कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे है? एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन, हाउ डू आई रिमेम्बर इट, माइकल जैक्सन के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट लोकेटेड है। देन देयर आर 2 प्लैनेट्स जिनकी क्लॉकवाइज रोटेशन है, मतलब बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी एंटी क्लॉकवाइज है और इनकी क्लॉकवाइज है। तो ये दोनों क्या है? यूवी रेस से आप याद कर सकते हैं, यूरेनस एंड वीनस। These 2 planets have clockwise or opposite to other planets इनकी रोटेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and that will be the final question of our today's lecture. So अब which one of the following is not a fluvial landform? Fluvial is जो रिवर से होता है, flowing river. Okay. अब अगेन इफ वी हैव टू स्टडी द लैंडफॉर्म्स तो मैं पूरा एक लेक्चर बनाऊंगी, बट इस क्वेश्चन के लिए हम शॉर्ट में करेंगे। सो एक
This is suppose a rock and this is another rock. This river is flowing. जहाँ पे नीचे depth में भी और top पे भी same size हो, this is a gorge. Okay, जो width है वो same है at the top also and at the bottom जहाँ पे river flow कर रही है. Then we have this. यहाँ पे width ज़्यादा है, यहाँ पे width कम है, and then river is flowing. This is a canyon. Okay, तो ये डिफरेंस आप याद कर सकते हैं. ये दोनों किससे बनाते हैं? रिवर. कैनियन के लिए आप जस्ट गूगल ग्रैंड कैनियन जो कोलोराडो रिवर बनाती है. ओके, कोलोराडो रिवर से होता है यूएसए. जस्ट चेक गूगल इट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है. देन वी हैव ब्रेड्स. ब्रेड्स आर लाइक अगेन जो चोटी बनाते हैं हम, तो ये किससे बनती है? अगेन रिवर से बनता है. इसकी वजह से सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन से ये ब्रेड फॉर्मेशन हो जाती है प्लेन्स एरिया में रिवर के. ओके, सो जो सर्क है इट इज अ ग्लेशियर लैंडफॉर्म यू कैन से. रेस्ट अदर आर फ्लूवियल. ओके, अगर इसको इन डेप्थ में पढ़ना है तो वी कैन जस्ट क्रिएट अ लेक्चर पूरे लैंडफॉर्म्स में, बट दिस इज द एक्सप्लेनेशन. आप ये एक्सप्लेनेशन से इसको याद कर सकते हैं. ये ब्रेड है, ये जो गॉर्ज है, देन दिस इज कैनियन. ओके, सो नाउ thank you for this lecture, watching this lecture. I have given my best in this one, and we will post the next one on Friday. Keep watching. And also, if you have any queries, you can mail it us on olivegrid2326@gmail.com or Instagram @olivegrid. This is our Instagram handle. Then we have Telegram. Also, you can join Telegram and Instagram. Mail us any queries that you have. And thank you so much. Like, share, and subscribe the video. And we will see you in the next one.